हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कमेंट क्लास ऑनलाइन। आई एम डरबुट शर्मा। तो देखिए बेटा, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था और क्रैश कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारा क्रैश कोर्स का डे 7 है। ठीक है, डे जरूर 7 है, लेकिन ये जो वीडियो आएगा आपके पास, ये एज अ डे 6 नंबर से आएगा। ठीक है, मतलब उस पर जो आपका थंबनेल होता है उस पर डे 6 लिखा होगा। ठीक है, तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई डे 7 है तो डे 6 का वीडियो क्यों। अब देखिए, कल या परसों में हो सकता है आपको दो वीडियो एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और वैसे ये लेक्चर हमारा कल आना था, पर ये कल नहीं आ पाया। कुछ रीजंस रहे हैं, थोड़ा सा फीवर वगैरह हो चुका था, जिसके कारण मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये सब बड़े रीजन थे जिसकी वजह से आपका वीडियो कल नहीं मिल पाया। तो चलिए, कोई नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। आपको और हमें मिलकर सिलेबस को तो कंप्लीट करना है और अपना नीट यूजी में सिलेक्शन लेना है। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल हमने स्टार्ट कर दिया था। काफी सारी चीजें हम लोग बायोमोलिक्यूल बोल रहा हूँ मैं, बायोमोलिक्यूल में देख चुके हैं। ठीक है, जैसे हम अमीनो एसिड्स वगैरह देख चुके हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीजें देखी हैं। इसके अलावा हमने थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के बारे में जाना था, हमने न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी जाना था। मैंने बताया था नाइट्रोजन बेस और आपकी पेंटोज शुगर मिलकर बनाती है न्यूक्लियोसाइड। और वही न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सही। आज चलिए हम लोग बात करेंगे किस पे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे। तो देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, तो आप बता सकते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द मोलिक्यूल डेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन। ठीक है, किस चीज में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है? किसकी चीज में इन्वॉल्व है भैया? ये आपकी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, ये आपके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। किसमें? डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। ये है आपके रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। किसमें? रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और भी काफी सारे अदर फंक्शंस में भी, आप कह सकते हैं काफी सारे अदर फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है? दैट द मेटाबोलाइट्स आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द मोलिक्यूल दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, आपको डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है, ये किसके डेरिवेटिव है? तो आप ध्यान रखेंगे ये किसके डेरिवेटिव होते हैं? तो ये डेरिवेटिव होते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। किसके होते हैं भाई? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। अगर आपको राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करोगे, सर हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, सुधार लो। ठीक है, इतना आपका राइट बनता है। ठीक, चलिए। सो ये तो मैंने आपको बताया क्या होता है साहब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखो, यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन आते हैं, मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में टेबल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप टेबल्स को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखे हैं? सो यहाँ पर ये आपको देखिए कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे पिगमेंट्स की बात करेंगे तो आप ध्यान रखोगे कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। वहीं एल्कलॉइड्स की अगर हम बात करेंगे तो मोर्फिन, कोडीन। ट्रेपिनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा आपका मोनोटेर्पिन्स और आपका, ओके, डाइटरपिन्स। और एसेंशियल ऑयल्स में आप ध्यान रखोगे लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स की अगर हम बात करते हैं तो एवरिन। और आपका रिसिन लगभग बात करेंगे किसकी? लेसिथिन की। सो ये हो जाएगा आपका कौन कैनावेलिन ए। और वहीं ड्रग्स की बात करेंगे तो जैसा आप देख सकते हैं बिनब्लास्टिन। और आपका क्या है यहाँ पर? ये है आपका कुर्क्यूमिन। इसके अलावा आपके पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी है रबर, गम, सेलुलोज। ठीक है, सो ओवरऑल आप यहाँ पे ये टेबल को तैयार कर लेना। हो सकता है आपको यहाँ से मैच द फॉलोइंग देखने के लिए मिल जाए। तो ये सब आप लोग क्या करोगे? ध्यान रखोगे। और एक चीज और ध्यान रख सकते हो आप किसके बारे में यहाँ पर, कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में, कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको किस किस में मिलेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे ओनली इन प्लांट, फंगाई एंड माइक्रोब। ठीक है, प्लांट, फंगाई, माइक्रोब्स। तो ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल को आप पढ़ लेना एक बार। अब देखिए, इसके बाद हम बात किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बायो मैक्रोमोलिक्यूल की। तो क्या होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल? तो देखिए यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है मैक्रो। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपका लार्ज साइज मोलिक्यूल्स, या फिर मैं कह सकता हूँ लार्ज साइज बायोमोलिक्यूल। तब ये डेफिनेशन क्या बन जाती है आपकी? सही बन जाती है। ठीक है, सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल नाम से ही पता चल रहा है कि भाई क्या है ये आपके लार्ज साइज के जो आपके बायोमोलिक्यूल हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बायो मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं। ओके, सो अगर हम बात करते हैं किसके? बायोमैक्रोमोलिक्यूल के बारे में, तो आप क्या देखोगे? किसमें आएंगे? आपके एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आएंगे। ओके, फिर इसके बाद आपकी एनसीईआरटी कहती है हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डेट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड।
ठीक है, किस में आ रहा है? आपका आपको मैंने बताया भी था कि भाई एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा क्या? लिपिड आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन करके लिखवाया था आपको। ओके, दिस क्लास ऑफ द कंपाउंड, ओके, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, यहाँ पे भी देखिए वही वाली बात आ रही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हैव मोलिकुलर वेट इन रेंज ऑफ 10,000 डेल्टन एंड अबव। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो इनका जो, अगर आप वेट देखोगे, ठीक है, वेट की रेंज जो रहेगी वो रहेगी 10,000 डेल्टन या फिर इससे ऊपर वालों की। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, अदर बायोमोलिक्यूल की, तो यहाँ पे रेंज क्या रहेगी, 18 से लेकर 800 डाल्टन तक क्या रहेगी, यहाँ पर इसकी रेंज रहेगी। ओके, फिर इसके बाद देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। ओके, दोज विच हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डेल्टन आर यूजली रेफर एज माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, माइक्रोमोलिक्यूल। तो माइक्रोमोलिक्यूल में आप देख सकते हो कि जो आपका मोलिकुलर वेट होता है वो किससे कम होता है, आपका 1000 डेल्टन से कम होता है। या फिर आप इसे माइक्रोमोलिक्यूल कह दीजिए, या फिर आप सिंपली क्या कह सकते हैं, आप इसे बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी बता रही है। ओके, while okay those which are found in acid insoluble fraction are called मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, जो आपके एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलेंगे उसको आप क्या कह दोगे, मैक्रोमोलिक्यूल वो कह दोगे, या फिर आप कह दोगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको लिपिड के बारे में बता रखा है कि ठीक है, ओके, लिपिड की अगर हम बात करते हैं, हुज मोलिकुलर वेट इज नॉट एक्सिड 800 डेल्टन आर कम अंडर एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें ये एक्सेप्शन है। ठीक है, आप इसका वेट देख सकते हो। ठीक है, 800 डाल्टन से ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये आपका एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक चीज यही बताई थी मैंने कि सोल्यूबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लिपिड, ओके, लिपिड आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट, स्मॉल मोलिकुलर वेट। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, टेबल को याद कर लेना। ठीक है, तो ये है आपका एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल। जैसे यहाँ पर वाटर की बता रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज क्या रहेगा आपका, 70 से लेके 90 तक। प्रोटीन 10 से लेके 15 तक। कार्बोहाइड्रेट क्या है, अभी 3 है। आपका लिपिड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा। और आयंस क्या है आपके, बने। ठीक है, तो आप एक बार इस टेबल को देख लेना। और मैं आपसे ये कहूंगा कि इस टेबल को आप लोग क्या करना, सीक्वेंस पे ध्यान रखना। ठीक है, जैसा आप ध्यान रख सकते हो कि क्वेश्चन पूछ लीजिए, मान लीजिए कि बताइए सही क्रम क्या होगा परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका है, वाटर। वाटर के बाद किसका है आपका, प्रोटीन का। प्रोटीन के बाद किसका है यहाँ पर, न्यूक्लिक एसिड का। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो बना लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, और एकदम सीक्वेंस में ध्यान रखना। फिर इसके बाद आप देख सकते हो किसका है आपका, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, कार्बोहाइड्रेट के बाद आप देख सकते हो किसका है आपका, लिपिड का। और लिपिड के बाद किसका हो जाएगा आपका, आयन का। तो ये सब आपका हो जाएगा। ओके, इन द समरी इफ वी रिप्रेजेंट दैट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू and arrange them class wise, we observe that the water is the most abundant chemical in living organism। एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा एमसीक्यू बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए, फिर इसके बाद देखते हैं। ओके, फिर इसके बाद है आपका प्रोटीन। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटीन की, चलिए बात करते हैं। तो एक्चुअली प्रोटीन को तो मैं सिंपल सी कुछ बात करता हूँ प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर बना के बात करूंगा आपसे। तो ये मेरे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये मेरे पास मान लीजिए अमाइनो ग्रुप है। और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, आपका आर ग्रुप है। और ये क्या है मेरे पास आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कार्बोक्सिलिक है। तो कुछ याद आ रहा है इससे आपको, मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया? अच्छा चलिए, ये भी छोड़िए, ये बताइए भाई, अगर एक कार्बन है, उस पर आप देख रहे हो चारों तरफ क्या है, अलग अलग है, तो ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है भाई, अल्फा कार्बन है। ठीक है, और ये मैंने क्या बनाया, एक अमीनो एसिड बनाया। क्या बनाया भाई, अमीनो एसिड बनाया। तो अब जरा बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि एक अमीनो एसिड है भाई। ठीक है, ऐसा करते करते हमारे काफी सारे अमीनो एसिड बन गए। तो ओवरऑल मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं आपसे यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली प्रोटीन क्या है। सबसे पहले तो ये पढ़िए, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, देखो भाई, दो अमीनो एसिड है। ठीक है, ये किसके थ्रू लिंक कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड के थ्रू लिंक कर रहे हैं, ये लिंक कर रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं।
तो इसलिए कहा जा रहा है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड, दे आर द लीनियर चेन ऑफ, ठीक है, ये क्या है आपकी एक आपकी, आप जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं क्या है, एक लीनियर चेन है किसकी, अमीनो एसिड की, और किसके थ्रू लिंक कर रही है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक कर रही है, किसके थ्रू लिंक कर रही है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक कर रही है, और ये आप यहाँ पर फिगर 9.3 में भी अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ओके, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, ईच प्रोटीन क्या है आपका, पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का, देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो देख रहे हैं कैसे बातों को यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सो यहाँ पर आप 20 अमीनो एसिड्स में देखिए, इन्होंने 20 तो नहीं दिए, लेकिन एटलीस्ट जितने यहाँ पर दिए गए हैं उतने तो आपको याद होने चाहिए, जैसे आपको एलिनिन दे दिया, आपको यहाँ पे सिस्टीन दे दिया, आपको प्रोलिन दे दिया, ट्रिप्टोफैन दे दिया, लाइसिन दे दिया, तो ये सब क्या है आपके अमीनो एसिड है, ओके। अब प्रोटीन इज अ हेट्रोपोलीमर, ठीक है, प्रोटीन क्या है आपका, हेट्रोपोलीमर है, और ध्यान रखेंगे एंड नॉट अ होमोपोलीमर, सो इट्स अ हेट्रोपोलीमर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि अमीनो एसिड जो है इसे हमने दो कैटेगरी में बांटा है, असेंशियल में और नॉन असेंशियल में, और ये चीज भी जहां तक मेरे को ध्यान है मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दी है भाई, मैंने आपको बताया था एसेंशियल क्या है आपके, तो एसेंशियल आपके क्या है जो कि आपकी डाइट में होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वी गेट असेंशियल अमीनो एसिड थ्रू अवर डाइट और फूड, प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको फंक्शन बता रखे हैं, ओके, सम फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, सम आर हार्मोन एंड सम आर एंजाइम, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। और अगेन यहाँ पर आप टेबल देख रहे हैं, टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसा बता रखा है कि भाई प्रोटीन की बात करते हैं, कोलेजन प्रोटीन की, तो कोलेजन प्रोटीन क्या है आपका, ये क्या फंक्शन क्या है इसका, ये आपका इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ट्रिप्सिन की बात करते हैं, ठीक है, प्रोटीन ट्रिप्सिन जो है ये क्या हुआ है आपका एंजाइम है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, और आपका एंटीबॉडीज भी क्या है आपकी प्रोटीन ही है, ठीक है, तो ये फाइट करती हैं किससे, इन्फेक्शन कोजिंग एजेंट से। इसके अलावा रिसेप्टर्स हैं आपके, जैसे सेंसर, जैसे आप बता सकते हैं कि सेंसरी रिसेप्शन, जैसे स्मेल टेस्ट हार्मोन ये सब, और आपका ग्लूट4 जो कि क्या करता है, जो कि इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, ठीक है, तो ये सब क्या है आपका प्रोटीन है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली, ठीक है, और टेबल तो इस चैप्टर में करने ही करने हैं। ये आप इससे ये समझ के चलिए कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा जाएगा ना तो टेबल से ही एमसीक्यू बनेंगे, ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम जितना पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ोगे, और बाकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरी एनसीईआरटी की लाइन लाइन पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा ग्लूट 4 को ध्यान रखिएगा, ठीक है, GLUT4 को इसका फंक्शन याद रखना, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अगर आपसे पूछ लेता है ग्लूट 4 का क्या मतलब है, ठीक है, सो आप लोग ध्यान रखिएगा डेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्या होता है ये आपका, ये आप ध्यान रखेंगे, डेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ग्लूट 4 कह रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपको मान लीजिए ये ऐसे लिख के दे देता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 फंक्शन, तो आप क्या करोगे, इसे इजिली पहचान लोगे। तो चलो मैं इस बात को लिख देता हूँ, ठीक है, अगर इस तरीके से लिख देता है तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर टाइप 4 फंक्शन, तो आप क्या करोगे उस केस में, इसका मतलब है कि कोई जो एग्जामिनर है आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, ग्लूट 4 के बारे में ही आपसे बात कर रहा है, और आपका आंसर क्या बन जाएगा, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। इसके अलावा अच्छी एक बात बताना आप लोग, जैसा अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ओके, यहाँ पर हो गया आपका NH2 ग्रुप, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ओके, NH यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, तीन होते हैं ना। सो मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्या करा है, चलिए बनाया है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो इसमें कि एक टर्मिनल आपको किसकी दिख रही है, तो एक टर्मिनल आपको दिख रही है कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, और एक टर्मिनल आपको क्या दिख रही है, अमाइनो टर्मिनल, क्या दिख रही है भाई आपको, अमाइनो टर्मिनल। अच्छा एक बात बताना, क्या इसमें ज्यूटर आयन का कंसेप्ट लग सकता है, क्यों, क्या इसमें ज्यूटर आयन आपका एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपका आंसर रहेगा जी सर बिल्कुल, यहाँ पर आपका क्या है, ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा भाई, ज्यूटर आयन आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ क्या है अमीनो टर्मिनल है, एक तरफ क्या है कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है, अगर आप इसे आयोनाइज करते हैं तो भी आपको क्या होगा,
अलग अलग चार्जेस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भी ध्यान रखोगे। ओके, फिर इसके बाद कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर ही मार्क कर रखा है इस चीज को। सो यहाँ पर ये लाइन आप ध्यान रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। सो अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए सबसे ज्यादा, अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड क्या है आपका, तो आप कहोगे सर कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। और वहीं आपसे पूछा जाता है कि बताइए मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, इन होल बायोस्फीयर, तब आपका आंसर क्या रहेगा, तब आंसर आपका रहेगा यूबिस्को। ठीक है, यूबिस्को का आप लोग फुल फॉर्म भी ध्यान रखो क्या होता है, राइबोलोज बाय फोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, याद रखनी है। ओके चलिए, फिर इसके बाद है आपका पॉलीसैकेराइड। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, सैकराइड का मतलब कहीं ना कहीं शुगर से है। तो पॉलीसैकेराइड आपका क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर्स की ये क्या है, लॉन्ग चेन को आप क्या कह रहे हो, पॉलीसैकेराइड कह रहे हो। ठीक है, पोली का मतलब चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तुम लोगों को आता है, मेरे को इतना पता है। ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हो भाई, ये सारी छोटी छोटी चीज तो तुम्हें पता ही होगा ना। ओके, पोली का मतलब क्या हो जाएगा, काफी सारे है ना, ये तो मैं लिख सकता हूँ मैनी। और सैकराइड का मतलब क्या है यहाँ पर साहब, शुगर है। क्या है भाई, शुगर से है। तो इस तरीके से क्या बना आपका पॉलीसैकेराइड। अब देखिए पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो काफी सारी शुगर, चलो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए मेहनत कर दे लेता हूँ, थोड़े सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि हमारे लर्नर सही से सीख पाए, चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, तो चलिए बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम लोग अपनी प्यारी सी शुगर। यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बनाइए। चलिएगा, ये कार्बन यहाँ, फिर यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये दूसरे शुगर से जुड़ा है किसके थ्रू, ये आपका जुड़ा है यहाँ पर किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये जो यहाँ पर बनना है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है आपका, आप कह सकते हो कि एक शुगर दूसरे शुगर से जुड़ी है, तो वो कौन सा बॉन्ड है, बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है साहब, ये है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अच्छा, अब हम शुगर की बात करते हैं, तो ये शुगर कितने कार्बन देखो आप, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। ऐसे चलिए मैं यहां से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्या मैं इसको 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह सकता हूँ, 1 इस वाले शुगर की वजह से इस कार्बन के, ठीक है, और यहाँ पे क्या आंसर, फोर्थ है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ध्यान रखोगे। और आपसे पूछा जा सकता है कि सीधा सीधा बताइए पॉलीसैकेराइड में आपको क्या देखने मिल रहा है, आपको कौन सा बॉन्ड देखने मिल रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, फिर इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। अगर बात करते हैं, सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड इज डेड ग्लूकोज। चलिए, सेलुलोज क्या है आपका, होमोपोलीमर है। क्या है भाई, ये होमोपोलीमर है। इसके अलावा स्टार्च के बारे में बता रखा है कि स्टार इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन स्टोर हाउस एनर्जी ऑफ प्लांट टिश्यू, एनिमल हैव अनदर वेरिएंट। ओके, ग्लाइकोजन। अगर वहीं बात करते हैं इंसुलिन की, तो तो आपका, सॉरी इंसुलिन नहीं, इनुलिन। क्या है आपका, इनुलिन। इनुलिन क्या है आपका, इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। सीधे सीधे एमसीक्यूज बनने वाले हैं, ठीक है, एग्जांपल्स तो आपको बाय हार्ट करने हैं। सो इनुलिन की बात करते हैं, तो इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। ओके, वहीं आपसे कहा जा रहा है कि चलिए पॉलीसैकेराइड इज अ चेन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। वहीं अगर बात करेंगे इसके लेफ्ट एंड को क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दो एंड मिलते हैं आपको यहाँ पर, एक जो होता है आपका राइट एंड होता है जिसको आप लोग रिड्यूसिंग कह रहे हो, और एक आपका लेफ्ट एंड है जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग एंड। इसके अलावा स्टार्च के बारे में बता रखा है। ओके, स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन molecule in a helical portion. Starch, okay, iodine is blue in color. Cellulose does not contain complex helical and hence cannot hold I2.
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये PYQ रहा है, मतलब पहले भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए, शायद मेरे को जहां तक ध्यान है, एक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आइडेंटिफाई करना था आपको क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपसे कहा गया था डेट सेल्यूलोज कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड कैन होल्ड I2, तो इसमें आपको बताना था क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोली क्या वो सही थी? तो आप कहोगे नहीं सर, आपने स्टेटमेंट गलत बोली, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो सेल्यूलोज की तो ध्यान रखोगे सर कि सेल्यूलोज आपका क्या, कि सेल्यूलोज आपका क्या नहीं कि पहली बात आप क्या होगी, सेल्यूलोज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, और साथ साथ आपका I2 को भी होल्ड नहीं करता। तो यहाँ से ही बड़े सीधे सीधे आपके MCQs बने हुए हैं। चलिए फिर आपको यहाँ पर दिखा रखा है, डायग्राम को देख लेना। ओके, फिर यहाँ पे थोड़े से कुछ एग्जांपल्स और कि अगर हम बात कर रहे हैं कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है, साहब सेलुलोज से बनी है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आपके किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर आप क्या करोगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड की अगर बात कर रहे हैं कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन जो है किसके बने होते हैं, और ये बात आपने कहाँ पढ़ी है? आप ऑलरेडी अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो वहां पर भी मेंशन है। इसके अलावा आप देखेंगे, ओके, ये फिर यहाँ पर इसका आंसर है। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया है तो भी आप क्या करोगे, कमेंट में बता देना भाई। ओके, फिर इसके बाद क्या है, होमोपोलीमर है, चलिए कुछ खास नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए हाईलाइट पॉइंट के अलावा आपको और भी पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, खुद भी पढ़ने पड़ेंगे। सारा का सारा हम यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट होता है हम तो यहाँ पे केवल वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स की तरह चल रहा है। लेकिन NCERT की एक लाइन आपको ही पढ़नी है। ओके, फिर अगली हेडिंग है आपकी यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी काफी सारी चीज आप ऑलरेडी जानते हो। ओके, सो यहाँ पे NCERT कह रही है द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल that one would be find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. These are the polynucleotide। ठीक है, क्या है भाई, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो ये क्या है आपके पोलीन्यूक्लियोटाइड है। ओके, फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, अगर आप बात करें न्यूक्लिक एसिड की, अगर हम बात करते हैं तो आप क्या देखोगे, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बना है आपका, आपका बना है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हमें न्यूक्लियोटाइड बनाने आते हैं, पढ़ा था ना कल कि भाई नाइट्रोजन बेस था, उसके साथ आपकी ऐड हो गई थी शुगर, और इससे क्या बना था आपका, इससे बना था आपका न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में क्या ऐड करा आपने, न्यूक्लियोसाइड में आपने किस चीज को ऐड करा था, आपने यहाँ पर ऐड करा था पेंटोश सॉरी पेंटोस शुगर को नहीं, फोस्फेट ग्रुप को। किसको? फोस्फेट शुगर को। मैं खाली आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए गलत बोल देता हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में भी करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखोगे कि ये ओके, यहाँ पे क्या होगा, फोस्फेट ग्रुप होगा तो क्या बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड। अब क्या है, आप देखोगे तो न्यूक्लिक एसिड में आप क्या देखो, कई सारे न्यूक्लियोटाइड थे, उनसे मिलकर क्या बना आपका न्यूक्लिक एसिड बना है। ओके, द न्यूक्लियोटाइड हैज अ थ्री केमिकल, ओके, केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। ओके, वन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द सेकेंड इज मोनोसाइक्राइड एंड थर्ड इज फोस्फोरिक एसिड और फोस्फेट। फिर इसके अलावा आप ध्यान रख लोगे DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA का क्या होता है आपका, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा दी हैं, तो आप इन्हें एक बार क्या करोगे, NCERT से ही रीड कर लोगे। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ ना रीड करना है तो वो सीरियसली आपको रीड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को चलिए मैं आपको यहाँ पर खुद समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। सो देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेनली कितने स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, आपको यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, सॉरी प्राइमरी, हाँ, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्शरी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्वार्टिनरी। ठीक है, तो ये चार होते हैं, तो ध्यान रखें कौन कौन से हैं। एक तो है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टिनरी। तो चलिए इस चीज को यहाँ लिख देते हैं। तो प्राइमरी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइमरी में क्या हो रहा है, आप एक्चुअली क्या देखोगे, तो प्राइमरी में क्या होगा आपका, इट्स अ स्ट्रेट चेन। ठीक है, मैं कह सकता हूँ एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्या है भैया, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है भाई, तो मैंने इसको कह दिया कि हाँ भाई ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अब आप क्या देखोगे इसमें क्या हो रहा है,
कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये अभी क्या है, अभी ये लेकिन फंक्शनली एक्टिव नहीं है, ठीक है। सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये क्या है आपकी फंक्शनली, क्या है अभी आपकी एक्टिव नहीं है। ओके। फिर आप क्या देखोगे कि भाई ये आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें आप क्या देखोगे, यहाँ पर एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसका एडिशन होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। किसमें होगा, इस चेन में होगा। तो इससे क्या बन जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्या बन जाएगा इससे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनेगा। फिर आप क्या देखोगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगी, सुपर कोइलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सुपर कोइलिंग होगी, जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा, आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये सुपर कोइलिंग आप देखोगे तो एक चीज में रिजल्ट करती है, ध्यान रखेंगे, दैट सुपर कोइलिंग रिजल्ट इन एक्टिव साइट। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे भाई, इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हो गया, फिर आपकी और सुपर कोइलिंग हुई, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर और सुपर कोइलिंग हुई, और साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या होंगी, आप देखोगे तो और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होंगी, टुगेदर क्या होंगी आपकी, ज्वाइन होंगी, और आपका क्या बना लेंगी, ये आपका क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बना लेंगे। सो ओवरऑल आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे एक सिंपल सी फॉर्म में लिख दूं आपके लिए, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या बनना है आपका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनना है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन। आप क्या देखोगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन बॉन्ड अपीयर हो रहे हैं आपके किसमें, चेन में। और ये कौन सी चेन थी आपकी, एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन थी। सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जो कि क्या है आपका, जो कि है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड अपीयर हो रहे हैं चेन में, और जिससे क्या बनना है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो कि सुपर कोइलिंग हो रही है, और सुपर कोइलिंग से आपका क्या बनना है, आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनना है, ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, आगे चल के सुपर कोइलिंग हो रही है, जिससे टर्शियरी क्या बनना है, जिससे टर्शियरी स्ट्रक्चर बनना है। और जब यहाँ पे सुपर कोइलिंग हुई थी तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, आपका एक्टिव साइट जनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एक्टिव साइट जनरेट हो रहे हैं। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे कि दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अगर एक साथ क्या हो रही है आपकी बन रही है, तो इससे क्या बन जाएगा आपका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल भी दिया है हीमोग्लोबिन का, इसका हीमोग्लोबिन का। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ। सो यहाँ पर इसको हाईलाइट करेंगे, हेट्रोपोलीमर कंटेन, ओके। तो ये सब बता रखा है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आप इनकी एक बार इमेज भी देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, और सेकेंडरी में भी आपको दो पढ़ने हैं। अल्फा हेलिक्स हो सकता है या ये बीटा प्लेटेड हो सकता है। तो अल्फा हेलिक्स क्या है आपका, सेकेंडरी प्रोटीन है ना, सेकेंडरी प्रोटीन में आ रहा है। और आपको अल्फा हेलिक्स कहाँ देखने मिलता है, केराटिन में देखने के लिए मिलता है। और ये कहाँ मिलेगा, हेयर में मिलेगा। इसके अलावा बीटा, ओके, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ये आपको किस में देखने मिलता है, ये आपको देखने के लिए मिलता है फाइब्रो रिंग में। किस में देखने के लिए मिलता है, फाइब्रो रिंग में देखने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, आपका टर्शियरी वो हो रहा है, स्ट्रक्चर बनना है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखेंगे ये सारे जैसे भी यहाँ बना रखे हैं ना, इसको आप बना के प्रैक्टिस कर लोगे। और फिर आखिरी में आपका क्या बनता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनता है। फिर क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है। तो एनसीईआरटी आपसे कह रही है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में आप क्या देखते हो कि आपको यहाँ पर 4 सब यूनिट्स देखने मिलती हैं, जिसमें कि 2 सब यूनिट अल्फा है एंड 2 सब यूनिट बीटा टाइप है, और ये टुगेदर आपका क्या बना रही है, ये हीमोग्लोबिन बना रही है, ठीक है। तो आपको ये काम है कि आप जाएंगे और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को एक बार देखेंगे। चलिए फिर इसके बाद है आपका नेचर ऑफ बॉन्ड लिंक इन पॉलीमर। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल रहे, रहे होंगे, मतलब मेरा मतलब कि है बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। इसी के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल और करते हैं बायोमोलिक्यूल को फिनिश। थैंक यू।